हेलो इन्वेस्टर। सोचिए एक ऐसी चीज जो भारत की ट्रेन की रफ्तार से लेकर उसकी सुरक्षा कवच तक हर जगह मौजूद है। एक ऐसा सेक्टर जो 2025 में 1.25 लाख करोड़ का था और ऐसा अनुमानित है कि 8% के CAGR के साथ ये 2030 तक 2.25 लाख करोड़ का आसमान छू लेगा। इसी तेजी से बढ़ते हुए समंदर में एक छोटा खिलाड़ी आया है, गलाड स्टील लिमिटेड। इस कंपनी ने अपने 43% ROE के साथ और 23% ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के साथ बड़े बड़े खिलाड़ियों को भी पीछे छोड़ दिया है। अब यह कंपनी 37.5 करोड़ का IPO लेके आ रही है। तो चलिए जानते हैं ये सिर्फ एक मामूली कंपनी है या फिर हमारे लिए एक गोल्ड माइन साबित होगी। The Finreason Invest Small. तो चलिए इन्वेस्टर शुरू करते हैं शुरुआत से। सबसे पहले हम एक नज़र IPO के डिटेल्स में डालते हैं। तो इसका IPO जो आ रहा है वो नवंबर 19 को आ रहा है और नवंबर 21 को ये क्लोज होगा। लिस्टिंग डेट इसकी नवंबर 26 को होने वाली है। इशू प्राइस बैंड जो रहेगा 142 से 150 रुपये पर शेयर है। लॉट साइज 1000 शेयर का है और टोटल इशू साइज जो है 37.5 करोड़ है। लिस्टिंग इसकी BSE के SME सेगमेंट में हो रही है। SME सेगमेंट में होने के कारण हमें 2 लॉट लेने पड़ेंगे और उसमें पैसा जो लगेगा वो 3 लाख रुपया लगेगा मिनिमम। वहीं HNI सेगमेंट में 3 लॉट लेने पड़ेंगे और 4.5 लाख रुपया वहाँ लग रहा है। अगर हम बात करें कंपनी के IPO के ऑब्जेक्टिव के बारे में तो सबसे पहले ना ये रीपेमेंट कर रहे हैं अपने बोरिंग का। जो इन्होंने लोन ले रखा है वो 7 करोड़ के अराउंड में है। वहीं ये कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, एक एक्सपेंशन कर रहे हैं अपने एग्जिस्टिंग फैसिलिटी का। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है जो उसमें 20 करोड़ रुपये डालना है और बाकी बचे हुए पैसे को ये जनरल कॉर्पोरेट पर्पज़ में डाल रहे हैं। अब अगर कंपनी के प्रोफाइल पे नज़र डालें तो ये कंपनी 2015 में बनी थी। हेडक्वार्टर इसका इंदौर मध्य प्रदेश में है। वहीं प्रमोटर जो है वो है जाकिद्दून और हकीमुद्दीन। ये दोनों का ही प्रायर एक्सपीरियंस इसी सेक्टर में है। एक का है जो जाकिद्दून जी है उनका है सप्लाई चेन फाइनेंस में, उसका फाउंडिंग में है। और वहीं हकीमुद्दीन जो है इनका भी शिप बिल्डिंग वगैरह मल्टीनेशनल कंपनी में ही रहा है। दोनों का एक बार गौर करिएगा कि फाउंड्री एक्सपीरियंस ऑपरेशन और फाउंड्री कंपनी में ही रहा है। फाउंड्री कंपनी कास्टिंग कंपनी ही होती है बेसिकली। प्रोडक्ट जो ये दे रहे हैं ये अनमशीन और मशीन कास्टिंग वगैरह दे रहे हैं जो डिफरेंट टाइप के अलॉय वगैरह से मिल के बनता है। प्रोडक्ट का यूसेज कहाँ होता है? ये क्रिटिकल कंपोनेंट होता है इंडियन रेलवे में, जहाँ ट्रैक्शन मोटर वगैरह का यूज होता है, डिफेंस में यूज होता है और उसी के साथ पावर जनरेशन में भी यूज होता है। USP क्या है? ये अप्रूव्ड है क्लास A फाउंड्री स्टेटस के, RDSO से, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से और इस्टेब्लिश वेंडर हैं ये डिफेंस सेक्टर के। चलिए कंपनी की एक नज़र फाइनेंशियल पे डालते हैं। तो इनका जो टोटल रेवेन्यू है वो 2025 में 53 करोड़ है, जो लगभग अगर 2023 की तुलना में देखें तो 2.5 गुना के अराउंड से बढ़ा है। EBITDA में अगर बात करें तो EBITDA लगभग 6 गुना बढ़ा है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी 6 गुना बढ़ा है। नेटवर्थ की बात करें तो अभी करंट जो नेटवर्थ है 17 करोड़ के अराउंड में है और टोटल बोरोइंग 20 करोड़ है। अगर पिछले साल की तुलना में हम कंपैरिजन करें तो इसका जो सेल्स में ग्रोथ है वो 92% का है, बहुत शानदार है। वहीं प्रॉफिट में ग्रोथ है वो 90% के अराउंड में है। डेट इक्विटी रेशियो इसका 1.19 है। मैन्युफैक्चरिंग है थोड़ा हाई के साइड में आ रहा है, लेकिन 7 करोड़ का ये लोन भी पे कर रहे हैं तो ये 1 से नीचे आ जाएगा। ROE की बात करें तो ROE भी शानदार है 43.16%। अब चलिए पीर एनालिसिस पे एक नज़र डालते हैं कंपनी के। गलाड स्टील लिमिटेड के ROE जो कि 43.16% है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 23% है। ये अपने सभी पीर से बहुत अच्छी है। इसका मतलब ये हुआ कि ROE ये दिखा रही है कि कंपनी ने अपने शेयर होल्डर की मनी को बहुत इफिशिएंटली तरीके से इस्तेमाल करी है और प्रॉफिट जनरेट करी है। वहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ये बता रहा है कि कोर बिजनेस जो ऑपरेशन है कंपनी की, कॉस्ट मैनेजमेंट और ऑपरेशनल एफिशिएंसी पीर से बहुत बढ़िया बेहतर है। वहीं अगर वैल्यूएशन के मामले में देखें तो गलाड स्टील का पी जो है वो 17.29 के अराउंड में है। वहीं पीर का जो एवरेज आ रहा है वो 18.56 से 31 तक के बीच में आ रहा है। इंडस्ट्री ओवरऑल एवरेज हमने देखा वो 26.17 है। अगर करंट स्टैंडिंग पे गलाड स्टील ना अपने पीर और इंडस्ट्री दोनों के मुकाबले ही बहुत बढ़िया आ रही है। अगर रेवेन्यू के बारे में बात करें तो स्केल ऑफ बिजनेस गलाड स्टील का जो है वो रेवेन्यू 48.77 है। उसके पीर से का जो है रेंज आप देखेंगे तो 140 से 244 के बीच में। उसके मुकाबले ये छोटी कंपनी है। कंपनी के ना अभी ग्रोथ के बहुत ही अर्ली स्टेज पे है और ये उसका मार्केट शेयर्स पीर से कम है। हालांकि छोटी स्केल पर इतनी ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी बनाए रखना भी एक स्ट्रांग मैनेजमेंट का संकेत दे रहा है। वहीं अगर वैल्यूएशन के लिए आइडियल पी रेंज की बात करें तो वैल्यूएशन के लिए ना पी रेशियो तय करते समय गलाड स्टील की सुपीरियर प्रॉफिटेबिलिटी को भी हमें देखना चाहिए, जो ROE और OPM दिखा रहा है, और उसकी छोटी स्केल दोनों को ही ध्यान में हमें रखना होगा। तो सबसे पहले हम पी का रेंज जानने से पहले हम एक बार देख लेते हैं कि वैल्यूएशन मैट्रिक्स क्या कह रहा है इसका। तो प्री IPO जो EPS है वो 8.6 पर 67 पीर्स पर शेयर है। वहीं पोस्ट IPO बढ़ के हो जा रहा है वो 9.04।
वहीं अगर बात करें इंडस्ट्री एवरेज का, जो हमने अभी बात की, वो 26.17 हो रही है। तो अब पी का रेंज क्या होगा? तो पी का रेंज हमने जो ले रखा है वो 20 से 24 के बीच में रखा है। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है? तो लॉजिक ये है कि हाई प्रॉफिटेबिलिटी प्रीमियम है इसका, क्योंकि गिलार्ड स्टील का ना आरओई और ओपीएम अपने सारे जितने भी कंपटीटर हैं उनसे सबसे ज़्यादा है, और वैल्यूएशन में तो प्रीमियम मिलना ही चाहिए ना इसको, क्योंकि इसका रेवेन्यू जो है वो सिर्फ थोड़ा सा कम है, इसमें थोड़ी वॉलेटिलिटी है और एग्जीक्यूशन रिस्क ज़्यादा हो सकता है, इसलिए हमने इसको थोड़ा सा स्लाइट डिस्काउंट किया है। आप देख रहे होंगे इंडस्ट्री के एवरेज के पीर के बराबर भी हमने इसका वैल्यूएशन नहीं दिया है। हाँ, उसका रीज़न है क्योंकि 26 का पी देना मतलब उसी रेंज में आपका रेवेन्यू भी होना चाहिए, इसलिए हमने फ्लोर मिनिमम जो पी है कंपनी को सबसे अपने नज़दीकी पीर नितिन कास्टिंग के से तो ज़्यादा ही मिलना चाहिए, क्योंकि उसमें तो एफिशिएंट है और इंडस्ट्री एवरेज से थोड़ा कम रखेंगे, तो इसलिए हमने मिनिमम पी जो जिसमें चुना है वो 20 के आसपास चुना है। वहीं सीलिंग जो अपर ब्रांड हमने रखा है वो कंपनी के इंडस्ट्री एवरेज को 26.17 अपने ज़्यादातर एफिशिएंट पेयर जैसे सिंप्लेक्स है जिसका 21 है, प्रतीक का 31 है, इसके बीच में ही मिलना चाहिए। 26 को हम कैप मानते हैं, उससे नीचे रखते हैं क्योंकि रेवेन्यू में ये छोटी है, इसलिए 24 का है। तो हमारा फाइनल वर्डिक्ट ये होगा कि गिलार्ड स्टील के लिए 20 से 24 का पी रेंज वैल्यूएशन के हिसाब से एक फेयर एंड अट्रैक्टिव है। इस कंपनी को स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल, हाई आरओई और ओपीएम को वैल्यू करता है, लेकिन छोटे स्केल के कारण थोड़ा कंजर्वेटिव हमें रहना चाहिए। अगर आप हाई रिस्क इन्वेस्टर हैं तो इसमें जरूर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मेरे हिसाब से जो फेयर वैल्यू एस्टिमेट आएगा वो 180 से 216 के बीच में इसकी लिस्टिंग होनी चाहिए। जीएमपी के मामले में देखते हैं तो जीएमपी बहुत ही अर्ली स्टेज है, अभी कंपनी 13 तारीख को बैठे हैं हम, तो उसमें तो जीरो ही दिखा रहा है, क्योंकि अभी बड़े बड़े आईपीओ ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है, जैसे टेनेको वगैरह चल रही है, उस हिसाब से 150 के अराउंड में हो गए। आप इसमें इन्वेस्टमेंट से पहले सबसे पहले हम ना स्वेट एनालिसिस भी देखते हैं एक बार। तो कंपनी का जैसे हमने बात किया था सुपीरियर टाइप का इनका प्रॉफिटेबिलिटी और एफिशिएंसी है। कंपनी अपने पीएस के मुकाबले जो कि आरओई 9 से 26 के बीच में उनसे कहीं ज़्यादा और कुशल उपयोग करी है। ये दिखा रहा है कि कंपनी के इन्वेस्टर पे बहुत अच्छा रिटर्न काम करी है। वहीं स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ भी हुआ है इसका। अगर फाइनेंशियल ईयर 24 से देखें तो 27 से बढ़ के ये सीधे 54 के आसपास पहुंच गया है, मतलब 53.5 के अराउंड में, जो कि लगभग 92% का जबरदस्त ग्रोथ दिखा रहा है। वहीं हेल्दी लिक्विडिटी भी है। कंपनी की लिक्विडिटी अगर देखेंगे ना तो करंट रेशियो जो है 1 से ऊपर है, जो कि अच्छा संकेत कर रहा है कि हाँ इमीडिएटली अगर किसी का रिक्वायरमेंट आए तो ये पे कर सकेंगे। पॉजिटिव भी कैश फ्लो है, जो कि 2025 में 418 लाख के अराउंड में, हम लगभग 4 करोड़ के अराउंड में है, जो कंपनी की अच्छी और वास्तविक एक्चुअल में कमाई जो होता है वहीं से होता है, उसको दिखा रहा है। वहीं अगर हम बात करें वीकनेस की तो स्मॉल स्केल इसका सबसे बड़ा दुश्मन है, मतलब 48.77 करोड़ है, तो जो अपने पीर के कहीं आसपास भी नहीं ठहर रहा है। मतलब इसकी जो सबसे नीचे वैल्यूएशन में था 140 करोड़ और सबसे ऊपर वाले में 244 करोड़ के मुकाबले काफ़ी छोटा है। इसका जो डेट इक्विटी रेशियो था वो 1 से ऊपर था, लेकिन हाँ ये कम हो जाएगा अगर ये 7 करोड़ का जो आईपीओ के जरिए पैसा जुड़ा रहे हैं उससे। डेट इक्विटी रेशियो जो 1.19 है वो कम होगा। डिपेंडेंसी इसकी की पर्सनल पे है, छोटी कंपनी है तो इसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और जो फाउंडर हैं उनके ऊपर ना इनके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है। इसकी वजह से इनको अगर किसी एक का भी कुछ छोड़ के कंपनी जाते तो बहुत मुश्किल आ जाएगी। वहीं अगर अपॉर्चुनिटी की बात करें तो इंडस्ट्री का ग्रोथ है, मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑटोमेटिव सेक्टर में ग्रोथ होने के कारण कास्टिंग स्टील का डिमांड बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है? तो ट्रेन का जैसे जैसे विकास हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा रेलवे लाइन बिछ रही है तो नई ट्रेनें आएंगे और इनको ही काम मिलने वाला है। डिफेंस सेक्टर का हम देख रहे हैं एक्सपोर्ट में काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, तो वहाँ से भी इनको डिमांड बढ़ेगा। अगर जोग्राफिकल एक्सपेंस में ये करें ना, हाई ऑपरेटिंग मार्जिन है जो कि 23% है, वो नया मार्केट में कर सकते हैं, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल में प्रवेश कर सकते हैं और अपना वहाँ पे रेवेन्यू और प्रॉफिट मार्जिन दोनों बढ़ा सकते हैं। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के लिए जो इन्होंने आईपीओ से पैसा जुड़ा है, अगर वो मैन्युफैक्चरिंग में रेवेन्यू जनरेशन के लिए करते हैं तो ये उनके लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद होगा। वहीं अगर थ्रेड की बात करें तो ये एक कास्टिंग मटेरियल है जो पूरी तरह से कमोडिटी है। रॉ मटेरियल का ना हमेशा इसमें वॉलेटिलिटी रहता है। जो अभी 23% का ओपीएम दिख रहा है, क्या ये मेंटेन कर पाएंगे? ये सबसे बड़ा इनके लिए थ्रेट है। कंपटीशन है अपने कंपटीटर से, तो वो बड़े स्केल वाले पेड़ जैसे कल्याणी फोर्स, सिंप्लेक्स कास्टिंग, ये ना बहुत इंटेंस कंपटीशन दे रहे हैं। अब इनको बहुत ध्यान से और बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ना होगा। रेगुलेटरी और एनवायरमेंटल कंप्लायंस में देखें तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सख्त सरकारी नियम है, लेकिन इनके साथ एक अच्छी बात है कि ये ऑलरेडी क्लास ए में है रेलवे सेक्टर से। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो गूगल बाबा को हैप्पी करने के लिए प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।